सुप्रभात विद्यार्थियों। मन्नू भंडारी की कहानी नशा के व्याख्या के क्रम में आज हम जिस गद्यांश को ले रहे हैं मैं उसे पढ़ रही हूँ। आप ध्यान से सुने, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। शंकर घर का इकलौता लड़का था। पिता थे नहीं, माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आँखें नहीं थी। उसे सही रास्ते पर लगाने वाला कोई अंकुश नहीं था। उसे पीने की जो लत पड़ी तो घर का धन ही नहीं गया, आनंदी की किस्मत और बच्चों का भविष्य भी चला गया। माँ के मरने के बाद शंकर बिल्कुल बिलल्ला ही हो गया। 2 बच्चे बीमारी में तड़प कर मर गए। बच्चे चले गए, खेत खलिहान चले गए, गाय भैंसें चली गईं, रह गए शंकर और किशनु को छाती से लगाए लगाए वह काम करती, न हाथ रुकते न आंसू। शंकर या तो सोता या नशे में उत्पात मचाता। वह मार खाती, किशनु मार खाता। यह गद्यांश आज हमारी व्याख्या के लिए है। हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि आनंदी का पति शंकर शराब की लत का बहुत सघनता से आदी हो चुका है। शराब ही उसके लिए उसके जीने का एकमात्र साधन हो गई है और उसके लिए अपनी पत्नी से येन केन प्रकारेण रुपए पाने की, धन पाने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना लेता है। अब इस गद्यांश में यह बताया गया है कि शंकर ऐसा क्यों हो गया। क्या उसकी परवरिश में कसर रही अथवा कोई और कारण। लेखिका अभिव्यक्ति दे रही हैं, शंकर घर का इकलौता लड़का था। यह जो लेखिका कह रही हैं कि इकलौता लड़का यानी एक ही संतान थी, एक अकेली संतान थी। तो ये जो हमें ऐसा लगने लगता है कि इकलौती संतान थी तो माता पिता की बहुत लाडली रही होगी, सिर पर चढ़ाकर रखा ही गया होगा। पिता थे नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि पिता नहीं थे, केवल माँ थी। माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आँखें नहीं थी। यह पंक्ति बहुत मार्मिक है। शंकर की माँ के पास शंकर के अवगुण देखने वाली आँखें नहीं थी। अब जिस माँ को अपने बेटे के अवगुण ही नहीं दिखेंगे तो वह उन दुर्गुणों को, उन कमियों को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार से सक्रिय कैसे हो सकती है। अतः मानो यदि वो माँ प्रारंभ से ही साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति को अपनाते हुए अपने पुत्र को नैतिक दृष्टि से ही दबाव डालते हुए अथवा अपने मातृत्व अधिकार का उपयोग करते हुए उसे डांट डपट कर समझा बुझाकर इस दुर्गुण से दूर रखने का प्रयास करती तो हो सकता था कि शंकर आज इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता। किंतु समस्या ये है कि जब रोग ही दिखाई देने वाली आँख नहीं हो तो उसका निदान कैसे होगा। उसे सही रास्ते पर लगाने वाला कोई अंकुश नहीं था। शंकर की माँ को उसके अवगुण नहीं दिखते थे, तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति घर परिवार में नहीं था, उसके मित्रों में, कि जो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अंकुश लगा पाता, उसे रोक पाता, उसे बरच पाता। उसे पीने की जो लत पड़ी तो घर का धन ही नहीं गया। परिणाम सामने आने लगे कि सबसे पहले घर के धन का समाप्त होना प्रारंभ होता है और लेखिका यहाँ तक कह रही हैं कि यह समाप्ति का क्रम, ये बर्बादी का क्रम जो चल पड़ा तो केवल धन ही नहीं गया, वो तो प्राथमिक अवस्था में जाना ही था। सो घर का धन तो नष्ट हो ही गया, उसकी शराब की लत में स्वाहा हो ही गया,
आनंदी की किस्मत, उसकी पत्नी जो उसकी विवाहिता थी आनंदी जिसका नाम, उसकी किस्मत, उसका भाग्य, सौभाग्य और बच्चों का भविष्य और उसके जो बच्चे थे किष्णु इत्यादि, उनका भविष्य भी चौपट हो गया। शराब की लत मनुष्य के साथ किस प्रकार से, किस सीमा तक उसके घर को क्रम क्रम से बर्बाद करती है, सड़क पर ला देती है, उसे मजबूर बना देती है कि पहले प्राथमिक स्तर पर जो एकत्रित धन होता है, रुपया पैसा होता है, जेवर होते हैं, वो जाते हैं, समाप्त होते हैं। फिर उसी क्रम में उनकी जो अर्धांगिनी है, पत्नी थी, उसकी किस्मत चली गई और बच्चों का भविष्य। जिन बच्चों को उस धन से शंकर पढ़ा लिखा कर एक योग्य नागरिक बना सकता था, पर उसके पास वह साधन ही नहीं थे। माँ के मरने के बाद शंकर बिल्कुल बिलल्ला ही हो गया। अब चूँकि माँ शंकर के अवगुणों को निरंतर ढका करती थी या नहीं देख पाने के कारण अंकुश भी नहीं रखती थी, तो माँ के रहने तक शंकर सिर चढ़े बेटे की तरह अपने शराब पीने की लत को भी सही मानता हुआ मानो सहज जीवन जी रहा था। लेकिन माँ के जाने के बाद तो वह बौखला सा गया। 2 बच्चे बीमारी में तड़प कर मर गए। उसके 2 अन्य बच्चे भी थे जो किसी भी प्रकार के रोग से रोगग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चे चले गए, खेत खलिहान चले गए, गायें भैंसें चली गईं। यही तो धन होता है। बच्चे जो उसका संतान, जो उसका अपना धन थी, वो भी रोगग्रस्त हो गई धन के अभाव में, इलाज न हो पाने के कारण। और खेत खलिहान जो अचल संपत्ति थी, जहाँ खेती करके धन की प्राप्ति हो सकती थी, वो भी बिक गए, किसी के द्वारा ले लिए गए और सारी संपत्ति एक प्रकार से शराब की लत के स्वाहा चढ़ गई। गायें भैंसें, फिर बचते हैं गाय भैंस, पशुधन भी शंकर की जो शराब पीने की, नशा करने की लत थी, उसमें उनकी भी बलि चढ़ गई। अब रह गए शंकर और किष्णु। अब आनंदी के सामने एक बहुत बड़े प्रश्न के साथ जीवन जीने की विवशता थी। उसका पति शंकर और किष्णु, खाने पीने, रोजगार के साधन, धन एकत्रित संचित की गई थोड़ी बहुत धन संपत्ति सब नष्ट हो चुके थे। शराब की लत में सबकी बलि चढ़ गई थी। किष्णु को छाती से लगाए लगाए वह काम करती। अब एक ही संतान बची थी आनंदी के जीने के सहारे के लिए, उसका पुत्र किष्णु। उस छोटे से किष्णु को अपने हृदय से लगाकर वह अनाज पिसाई का, कपड़े सिलने का इत्यादि कार्य करती। न हाथ रुकते न आंसू। परिणाम यही होना था कि काम वह हाथ से करती थी तो हाथ भी उसके निरंतर चलते थे और आँख से उसका आंसू नहीं रुकता था। किसी को कहने की स्थिति भी नहीं बनती थी और आँखों से बहा न सके ऐसी स्थिति भीतर नहीं थी, क्योंकि भीतर कष्ट का एक झंझावात, एक तूफान आनंदी के हृदय में उमड़ता रहता था। शंकर की दिनचर्या फिर क्या बची? लेखिका कहती हैं, शंकर या तो सोता या नशे में उत्पात मचाता। शंकर के पास अब 2 ही कार्य रह गए थे कि जैसे तैसे अगर नशा करने को मिल जाए तो नशा करने के बाद आनंदी और किष्णु को मारना, के साथ मारपीट करना या निद्रा में पड़े रहना। आलस्य, प्रमाद जैसी तामसिक वृत्तियों ने शंकर को पूरी तरह से अपने अधिकार में, अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आनंदी वह मार खाती, किष्णु मार खाता और इसके परिणाम ये होते थे कि उत्पात मचाने का क्रम जब चलता तो अपनी पत्नी आनंदी और पुत्र को भी वह मारने लगता था, क्योंकि वह होश में नहीं था।
उसका समस्त होश शराब पी चुकी थी। यहाँ अभिभावक के द्वारा, माता के द्वारा प्रारंभ में ही शंकर के उस बेटे के अवगुण न देखकर उसे न रोकने की जो व्यथा है उसे भी व्यक्त किया गया है। साथ ही किस प्रकार से शराब के द्वारा अचल संपत्ति, चल संपत्ति, पशुधन इत्यादि की भी बलि चढ़ जाती है और कैसी भयावह स्थितियों का सामना उसकी पत्नी और पुत्र को, घर के अन्य सदस्यों को करना पड़ता है। इस विवशता की ओर लेखिका ने संकेत किया है। भाषा सरल है, छोटे छोटे वाक्य हैं, समझने में संवेदनशीलता के साथ यह बात लेखिका बहुत गंभीरता के साथ इस समस्या को उठा रही है। धन्यवाद।